अस्सलाम जी एंड वेलकम टू फुटबॉलिस्तान। हम एक और एनालिसिस और डिस्कशन के साथ हाजिर हैं। पाकिस्तान की कौमी टीम ने अभी अपना पहला मुकाबला जो था मॉरिशस के साथ मुकम्मल कर लिया और 3-0 से पाकिस्तान को शिकस्त हासिल हुई। इस मैच में बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसमें से हमें डिस्कस करनी पड़ेगी और उन पे तबसरा करना पड़ेगा, और इसीलिए हमने दोबारा ज़हमत दी है अली एहसन को, जो चीफ एडिटर हैं फुटबॉल पाकिस्तान के। मैच भी उन्होंने बड़ी गौर से देखा था और पिछले कुछ सालों से भी पाकिस्तानी फुटबॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट बिल्ड हो जाएगा। अली, ये हम में से कोई भी उम्मीद तो नहीं कर रहा था कि पाकिस्तान बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, लेकिन कोई ये भी नहीं कह रहा था कि हम 3-0 मॉरिशस के खिलाफ हारेंगे। और वो जो हमने 90 मिनट्स में होते हुए देखा है, वो तो बड़ा कुछ वक्तों पे वाकई बड़ा दर्दनाक साबित हो रहा था। जी शाहरुख, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आपने मुझे फिर से अपने शो पे इनवाइट किया और मैं हमेशा खुश होता हूँ जब भी हम पाकिस्तानी फ़ुटबॉल का हम डिस्कशन करते हैं, चाहे वो ट्विटर स्पेसेस हों, अपनी ट्विटर के सोशल मीडिया पे हों या आपकी पॉडकास्ट पे हो फुटबॉलिस्तान पे। अम मॉरिशस ने तो हमारी पिछली एपिसोड की तवक्कुआत पे ऐसा पानी फेरा कि लगता है जैसे सुनामी आ गई। तो मैं काफ़ी सरप्राइज था। मैं समझ रहा था कि मैच शायद पाकिस्तान के फेवर में कभी ना जाए, लेकिन कम से कम ऐसा ज़रूर हो कि जिस तरह मालदीव या नेपाल के खिलाफ जब हमारी कारकर्दगी थी, उसमें देयर वाज अ बिट ऑफ थिंग्स कि जिसके अंदर हम थोड़े कंफर्टेबल थे, हालांकि हम काफ़ी मोस्टली चेसिस द गेम ही कर रहे थे। मॉरिशस ने तो लगता है अपने पिछली 8 कंसेक्यूटिव डिफीट्स का सारी भड़ास हम पे उतार दी। फर्स्ट हाफ मेरे नज़दीक निस्बतन थोड़ा सा ओके था, हालांकि कुछ सवालिया निशान आ रहे थे कि जो शहजाद अनवर ने जो गैम्बल प्ले किया था, जो ताश का पत्ता प्ले किया था रईस नबी को एज ए डिफेंसिव मिडफील्डर खिला के, वो काफ़ी हद तक बैकफायर हुआ, क्योंकि अ, हमारे पास अभी तक कोई प्रॉपर एक मिडफील्ड स्टेबिलिटी कभी नहीं आई। हालांकि हमने लग रहा था कि हमने एक 3-5-2 फॉर्मेशन स्टार्ट की थी, जिसमें आपके 3 सेंटर बैक्स थे और आपकी एक डिफेंसिव मिडफील्डर और आपकी एक मिडफील्ड फोर थी, और उसके आगे जाके आपके 2 स्ट्राइकर्स थे। हालांकि वो विंगर्स थे, ओटिस खान और का जो डेब्यू था, और अब्दुल समद अरशद को आपने एज ए स्ट्राइकर खिलाया हुआ था। और आपकी मिडफील्ड थी जिसके अंदर हारून हामिद थे, आलमगीर गाजी थे। इसके साथ साथ मेरे ख्याल से अ, कौन कौन मिडफील्ड के था अंदर साथ में। आपके पास हारून हामिद भी मौजूद थे, फिर उसके साथ साथ आपके पास आलमगीर भी खेल रहे थे, रईस सभी भी खेल रहे थे, और अदनान मोहम्मद और आपके जो उमर हयात है वो एक विंग बैक रोल अदा विंग कर बैक रहे थे। थे। तो 3-5-2 के साथ ही हमने शुरुआत की थी, जो मतलब पाकिस्तान के लिए भी एक नई फॉर्मेशन थी और इस सारी टीम के लिए भी नई फॉर्मेशन थी। हाँ जी, बिल्कुल। और फर्स्ट हाफ के अंदर लग रहा था कि मॉरिशस के पास एक प्लान है मुसलसल अटैक करने का। काफ़ी हद तक हमने सिली मिस्टेक्स की थी कि हम अपने हाफ के अंदर ज़्यादातर हम पैक्ड बैक ही रहे, और हमने अननेसेसरी तौर पे फाउल्स कंसीड किए जिस पे मॉरिशस को सेट पीसेस मिले। लेकिन शुक्र इस बात का था एटलीस्ट पहले फर्स्ट हाफ के अंदर कि उन्होंने सेट पीसेस का फ़ायदा नहीं उठाया। सेकंड हाफ उसके अंदर ये मैं ज़रूर कहूँगा कि अदनान मोहम्मद को एज ए मेक शिफ्ट लेफ्ट विंग बैक खिलाना was not a bad decision, बिकॉज मैं समझता हूँ कि लेफ्ट अपने वो उस साइड को अदनान ने अच्छे तरीके से, मैं समझता हूँ, मुनासिब परफॉर्मेंस थी उनकी एज ए मेक शिफ्ट लेफ्ट बैक के तौर पे। हालांकि उनका एक ज़्यादातर जो रोल है वो होता है मोर एज ए अटैकिंग विंगर, जो कम से कम रन एट डिफेंस कर सकें, लेकिन उन्होंने डिफेंसिवली ड्यूटीज अच्छी की थी। मैं काफ़ी उस पर था। हारून हामिद, आई वॉज इम्प्रेस्ड, क्योंकि हारून हामिद मुसलसल टायरलेस रनिंग, फुल एनर्जी, he's only 19 20 19 20 साल के हैं, तो उनके अंदर वो एक स्पार्क था और उनकी अटैकिंग इंटेंट भी था। दो अपॉर्चुनिटीज फर्स्ट हाफ में मिली थी। एक ओटिस खान को मिली थी जिसपे आई थिंक उनके हैड टू टेक इट डाउन द लेफ्ट साइड, उस पे वो क्या कहते हैं कुछ नहीं कर, बिकॉज देयर वाज नो वन इन द सेंटर। और फिर एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जब हारून हामिद को ही हैड आइदर द ऑप्शन ऑफ पासिंग टू ओटिस और ही टुक अ शॉट। आई थिंक उन्होंने शॉट ली थी, लेकिन वो एक मॉरिशस के डिफेंडर से डिफ्लेक्ट होके मॉरिशस गोलकीपर ने बासानी कलेक्ट कर ली। सेकंड हाफ जब स्टार्ट होता है, सेकंड हाफ के अंदर तो मॉरिशस में को जैसे भूत सवार हो गया हो, और उन्होंने सेकंड हाफ के पहले 15 मिनट के अंदर दो ऐसे मतलब इतने चांसेस क्रिएट किए कि आपकी डिफेंस जो थी, मामून मूसा, अब्दुल्ला शाह और हसीब खान, उनसे कीप अप ही नहीं कर सके। और मैं समझता हूँ 15 मिनट में मॉरिशस शुड हैव इजीली बीन 3-0, 4-0, 5-0 अप।
एक उनको फ्री किक मिली जो कि पोस्ट से लग के बाहर चली गई और रीबाउंड पे किसी ने फिनिश नहीं किया। और जो पहला गोल था, दैट वाज अ शॉट फ्रॉम डिस्टेंस। आई थिंक हमने एक पोजेशन लूज की, और मॉरिशस ने मॉरिशस ने पूरे मैच में बहुत हाई प्रेसिंग की, खासतौर पर सेकंड हाफ में। हाई प्रेसिंग, फास्ट पेस एक्शन, फिजिकल, मतलब चैलेंजेस के अंदर वो घुसे हुए जा रहे थे, बिकॉज अफ्रीकन फुटबॉल है ऑफ कोर्स। एंड दे वर जस्ट ओवरवेल्म्ड अस। और आपकी मिडफील्ड के अंदर जो सवाल निशान था, बिकॉज पांच मिडफील्डर्स होने के बावजूद आप उनको बार बार स्पेसेस दे रहे थे। तो इस मैच के रिजल्ट से अ, ये सवाल उठते हैं कि अब कोच शहजाद अनवर अगले मैच में क्या डिसाइड करते हैं। हसन बशीर को मैच के सेकंड हाफ के आखिरी 10-12 मिनट में, 13 मिनट में उनको एज अ सब्स्टिट्यूट लाया गया। और आप इमीडिएटली देख रहे थे कि उनके आने से कम ना एक टारगेट मैन अप्रोच की वजह से ओटिस खान को मोर एज ए विंगर इस्तेमाल करना ज़्यादा बेहतर होता है। तो मैं हैरान था कि हसन बशीर को स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, हसन बशीर फुल 90 मिनट्स नहीं खेल सकता, उनकी 36 साल की उम्र है, और इस उम्र के अंदर अमूमन फुटबॉलर्स अपना करियर वाइंड डाउन कर रहे होते हैं। तो बेशक से आप मैच ना खिलाएं, लेकिन कम से कम फर्स्ट हाफ में खिलाते या सेकंड हाफ में उनको ले आते एज ए टारगेट मैन के तौर पर कि भाई टैक्टिक्स हमें चेंज कर, थोड़ा हमने चीज़ों को स्टेबल करना है। तो सवाल लोगों ने बहुत उठाए थे और हमने स्पेशस पे भी इसका जिक्र किया था। तो अब ये जाता है कि अगले मैच में क्या क्या चेंजेस करनी चाहिए। मैं तो समझ के मैं चाहता हूँ कि आप बताएं कि क्या आपकी क्या राय थी मैच के बारे में, और आप क्या आगे तवक्को करते हैं कि क्या पाकिस्तान को करना चाहिए केन्या के खिलाफ। देखिए अली भाई, मैं भी आपकी बात से काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ। हमारी जो मिडफील्ड थी वो ना होने के बराबर चल रही थी, और रहीस नबी वाला जो हमारा पता था वो भी नहीं चला। लेकिन डिफेंस में बहुत बड़ा सवालिया निशान था। मैं, क्योंकि आप इस थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं, नौयत को समझते हैं इस पाकिस्तानी फुटबॉल की टीम को और तीनों डिफेंडर्स को, तो मुझे नहीं लगता कि सारा ब्लेम उन पे डालना उन प्लेयर्स पे, मामून, अब्दुल्ला और हसीब, जिनने पाकिस्तान प्रीमियर लीग भी कभी नहीं खेली, उनको एक अफ्रीकन टीम के अगेंस्ट जब आप डालेंगे तो कुछ ना कुछ तो होगा। और मुझे लगता है कि मतलब चले आप फॉर्मेशन भी चेंज कर लेते, डिफेंडर्स तो यही रहने थे, क्योंकि इस वक्त ना ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल अवेलेबल नहीं थे, तो इससे हमें काफी काफी डिफेंस को एक्सपोज भी किया गया। और अगर आप शुरू में भी देखें तो यूसुफ बार्ट ने भी जितनी अपने एंड से ट्राई की, एक हद के बाद जिस तरह मॉरिशस ने भी ट्राई की, कोई गोलकीपर भी नहीं रोक सकता था उन गोल्स को। जब वो आना शुरू हुए हैं तो मतलब आप कुछ भी नहीं कर सकते थे। और वो जो डिफेंस और मिडफील्ड का गैप था वो बहुत बड़ा, क्योंकि अटैकिंग थर्ड में तो मॉरिशस ने एक वक्त में तो जिस तरह उर्दू में कहेंगे अन्नी मचाई हुई थी आपके साथ, आपके डिफेंडर कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं। और लेफ्ट विंग पे तो लग रहा था कि वो मतलब जब उनका मूड होता है वो आगे आ जाएंगे और वो आप पे गोल मार देंगे। और इतनी बेसिक एरर्स हुई बॉल कंट्रोल में, बॉल मिस करने में, जो जिसको मॉरिशस जैसी टीम, अब यही तो एक्सपोजर का भी यही फायदा है कि जब आपको ये खेलने को मिलेगा और आपको पता है कि देखें जब आप पाकिस्तानी फुटबॉल डोमेस्टिक टूर्नामेंट्स जिनका कोई किसी लेवल का मुकाबला नहीं है इस इंटरनेशनल सतह पे, वहां पे अगर आप गलती करेंगे तो हो सकता है कि आपको कोई पनिश ना करे दूसरी टीम में। यहाँ पे तो आप एक गलती करेंगे, एक टच पे आपने स्पेस एक्स्ट्रा ले ली तो दूसरी टीम आपसे बॉल ले लेगी। तो वो आई थिंक हम बैडली एक्सपोज होते हैं डिफेंस में। और इस टीम में हमें ये भी नजर आ गया कि जो मिडफील्ड वाला प्रॉब्लम है उसका बहुत जल्दी हल निकालना पड़ेगा। हसन बशीर वाली एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जब वो 75-76 मिनट के बाद वो एंटर हुए तो आपको एक सर्टन कामनेस भी नजर आई है। उसके बाद पाकिस्तान की टीम में थोड़ा सुकून, थोड़ा ठहराव आ गया था कि अच्छा यार ठीक है, गोल पड़ गए, जो होना था वो हो गया, थोड़ा सा ठहराव से खेलो। और जैसे ही वो आए हैं तो आपने देखा है कि वो ओटिस को भी मैच के अंदर लेके आना शुरू हो गए और एकदम से पाकिस्तान ने कॉर्नर भी निकाला। तो आई थिंक उनने बड़ा अच्छा फेयर पॉइंट रेज किया है कि देखिए उनकी एज ज्यादा है, बट वो जो एक्सपीरियंस ला रहे हैं और वो एबिलिटीज, क्योंकि अगर आपने देखा उनके 2 से 3 टचेज होंगे, 4 टचेज होंगे जो उनने फर्स्ट टाइम पे ली हैं, लेकिन वो इमीडिएट बॉल रिलीज एक अच्छी पोजीशन में उनने की है। ओटिस के साथ भी उनका लिंकअप हो रहा था। तो ये एक आई थिंक इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि एक तो वो फिजिकलिटी भी है, देखें हम पहली फिजिकली वीक है अफ्रीकन टीम के खिलाफ। हसन बशीर की हाइट भी 6 फीट अबव है, फिजिकली वो स्ट्रांग है, वो बॉल को होल्ड भी कर सकते हैं, और एक्सपीरियंस भी। आई थिंक इस बात को भी कहना कि यार ये देखिए इस टीम को ये काउंट ना करना कि इसमें कितना तजर्बा है, वो बड़ा मेरे हिसाब से अनफेयर होगा, क्योंकि ये सारे प्लेयर्स तीसरा अपना इंटरनेशनल मैच खेल रहे हैं और इन लोगों ने पहले भी कंपेटिटिव फुटबॉल इतना नहीं खेला। तो वो जो एक्सपीरियंस है आपके पास हसन बशीर के फॉर्म में या ओटिस के फॉर्म पे, वो बड़ा जरूरी है।
आगे जहाँ तक भी सवालिया निशान बहुत है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को, वैसे भी केन्या के खिलाफ तो 3-5-2 आप खेल ही नहीं सकते। मुझे लगता है कि आपको 5 एट द बैक खिलाना पड़ेगा अगर आपने इस तरह का अटैक कंटेन करने की कोशिश करनी है, क्योंकि वो तो, अगर आपको लग रहा था कि मॉरिशस का अटैक अच्छा, भी तो आप जब केन्या की बात शुरू करती हैं तो वो तो फिर एक डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन ही जाके खड़ी हो जाती है। ओवरऑल जो मेरा भी जो मैच पे तासुरात है वो यही है कि पाकिस्तान बहुत बुरी तरह एक्सपोज हुआ था बहुत सारी जगहों में। हमें मिडफील्ड का हल निकालना, मुझे लगता है शायद पाकिस्तान को केन्या के खिलाफ तो नहीं, बट ये बूटी के खिलाफ आपको शायद 4-3-3 पे अपने वापस आ जाना चाहिए। शायद आपको अली उजैर को मौका देना चाहिए रईस नबी की जगह स्टार्ट करने का। आलमगीर की इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी आज, लेकिन चलें, अगर आपके पास बेहतर ऑप्शन नहीं है आलमगीर से, आप उसको कंटिन्यू करें। हारून हामिद आई थिंक वाज प्रॉब्ली वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स ऑन द पिच फॉर पाकिस्तान टुडे। ओटिस के पास बॉल ही इतनी नहीं थी, जब आई थी तो लाइवली लग रहे थे, बट वो बॉल ही उनके पास नहीं आ रही थी, तो वो इतना कुछ कर नहीं सकते थे। हारून हामिद अच्छा खेले, बाकी अब्दुल शहजाद भी गेम में से मोस्टली गायब ही रहे हैं। तो आई थिंक पाकिस्तान के जो बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा आगे जो है परफॉर्मेंस डिलीवर करनी पड़ेगी। लेकिन बहुत अशद ज़रूरत है इसको देख के लग के कि ईसा सुलेमान और अब्दुल्ला इकबाल अगर इस डिफेंस में ऐड नहीं होंगे, तो जो आगे आपने टीमों के खिलाफ खेलना है, केनिया है, उसका सैफ चैंपियनशिप में जाना है, वो तो आपको नहीं बख्शेंगे बिल्कुल भी, अगर आपने इन डिफेंडर्स के साथ या इस तरह के डिफेंसिव एटीट्यूड के साथ खेलना है। हाँ जी बिल्कुल। और ये एक वाकई एक बहुत अब देखें, मसला एक ये है कि अगर हम 5 एट द बैक भी खिलाते हैं ना केन्या के खिलाफ, तो चूंकि हमारे प्लेयर्स की आई थिंक इसी फॉर्मेशन में कभी उनका एक्सपीरियंस नहीं था, ना 3 एट द बैक का ना 5 एट द बैक का। तो हंसी मजाक में बंदा ये कह सकता है ना कि जब व्हेन यू प्लेइंग 5 डिफेंडर्स एट द बैक, देन इट बिकम्स अ पहले आप नहीं, पहले आप नहीं, पहले आप सिचुएशन, कि भाई हु इज सपोज टू टैकल द पर्सन हु इज सपोज टू कवर फॉर देम, हु इज सपोज टू मेक श्योर कि जो दूसरा बंदा ऑफ द बॉल है उसको आप उसका रन आप मैच कर सकें। तो इस डिफेंसिव लाइन में चेंजेस करनी जरूरी पड़ेंगी साथ साथ में। आई थिंक अगर हम 4 एट द बैक भी खिलाएं ना, मतलब आइडियली सिचुएशन ये होनी चाहिए कि कल तक अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान पाकिस्तान की स्क्वाड को ज्वाइन कर लें और उनको इमीडिएटली स्टार्ट लाइन में डाल दिया जाए। जैसे आपको भी पता होगा कि अब्दुल्ला इकबाल ने बड़ा एक अहम किरदार अदा किया था अपने क्लब B93 की प्रमोशन रन में, बिकॉज उन्होंने आज एक गोल स्कोर किया था अगेंस्ट देयर प्रमोशन राइवल्स B93। तो अब वो सेकंड पोजीशन में आ गए हैं और एक मैच रहता है जो कि आई थिंक 17 या 18 अगस्त को बी 17-18 जून में होना है, B93 का होना है। B93 ने सिर्फ अगर वो ड्रॉ भी कर लें, देर थ्रू, डेफिनेटली थ्रू, अगर वो ड्रॉ करते हैं रिगार्डलेस बाकी मैचों में क्या होता है, अगर ड्रॉ भी कर जाएं दे आर फिनिशिंग द टॉप टू, प्रमोशन जीत जाएंगे। और जो उनकी मेन क्लोजेस्ट स्ट्राइकर है आई थिंक एसबीर्ग, वो अगर मैच जीत भी जाएं तो यू नो अगर मैच हार जाएं और देन B93 आर थ्रू एनीवे, तो मुझे उम्मीद है कि क्लब B93 के पास, चूंकि देर प्लेइंग होम जो उनका अगला गेम है, तो आई होप B93 की जो मैनेजर मैनेजर हैं या हेड कोच हैं वो अब्दुल्ला इकबाल को रिलीज करे ताकि वो कल ज्वाइन कर दें। ईसा सुलेमान को ऑफ कोर्स इमीडिएटली लाना पड़ेगा। तो अम, क्या आपको लगता है कि हम एक प्रॉपर लेफ्ट बैक को, बिकॉज जितने भी अटैक हुए थे ना आपके मॉरिशस के, दे वर ऑल डाउन द राइट आवर लेफ्ट विंग, तो उस पे अब्दुल हसीब खान को और को पे बड़ा दबाव था सिग्निफिकेंट किस्म का। और काफ़ी हद तक मैंने चीज़ नोटिस की थी कि जो आपके फुल बैक्स थे, उमर हयात जैसे हों, वो आगे चले जाते थे बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता था कि वो वापस ट्रैक बैक कर सकें, बिकॉज दे वुड बी कॉट आउट ऑफ पोजेशन। बिकॉज हमने, जैसे मैंने कहा ना, हमने बहुत ही बेसिक एरर्स किए इवन इन द बिल्डअप पे। बॉल जाती थी वाइड साइड पे और हमने खाम खा के अंदर ना, या तो कोई थ्रो इन कंसीड कर दी या हमने पोजेशन लूज कर दी। तो जो कुछ भी हम कर सकते हैं ना, बिकॉज जब कोई टीम आपके खिलाफ तेज खेल रही है, हाई टेम्पो से खेलती है, आपका काम है कि आपने टैक्टिक ऐसे करें कि आप उस टेम्पो को डिलिबरेटली स्लो डाउन करें, ताकि आप उस मोमेंटम को किसी तरह रोके, ताकि ना फिर आप आराम से प्रेशर सस्टेन करें। लेकिन क्योंकि हमारे जात तकरीबन तमाम प्लेयर्स ने, डोमेस्टिक आपके जो होम ग्राउंड जो आपका टैलेंट है, उन्होंने कभी लीग सीजन तो खेला नहीं। आई थिंक उमर हयात ने खेला होगा बिल्कुल। 2018-19 का जो पार्शली रिकग्नाइज था, बाकी किसी ने खेला नहीं। तो वो जो एक 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 क्वालिटी आप डेवलप करते हैं कंपैरेटिव डोमेस्टिक फुटबॉल खेल के, वो अब तक हमारे प्लेयर्स के पास आई नहीं। तो उसका नतीजा हमने सामने देख लिया। तो अब ये जाता है कि कौन अवेलेबल है। अब्दुल्ला इकबाल को तो खेलना पड़ेगा अगर जैसे ही वो आते हैं, और आपको मेरे ख्याल से डिफेंसिव मिडफील्डर ही खिलाना पड़ेगा।
अली उजैर को उनका पार्टनर बेशक कर दें, क्योंकि वो भी एक होल्डिंग मिडफील्डर टाइप है, बट ही कैन एक्चुअली रन विद द बॉल, और वो थोड़ा सा वो क्या कहते हैं ना कि एज अ बैकअप ऑप्शन के तौर पे ना, एज अ डिफेंसिव मिडफील्डर पेयरिंग के तौर पे आ जाए। अब्दुल्ला कैन सिट बैक अ बिट मोर, अली उजैर कैन पुश अप अ बिट फ्रंट। तो ये करना जरूरी बनेगा, और ईसा सुलेमान आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, ताकि कम से कम सेंटर बैक के अंदर ना एक वो प्रेजेंस आए कि भाई इस तरह खेलना चाहिए, इस तरह आपने अपनी बॉल को रीड करना, ताकि वो भी ना यूसुफ बट के साथ कम्युनिकेट करके वो अपनी डिफेंस को ऑर्गेनाइज रखें, तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। और आई थिंक हम अगर अब थोड़ा-सा केन्या की तरफ भी अपना रुझान करें, केन्या तो एक बिल्कुल ही डिफरेंट टीम है, 102 उनकी रैंकिंग है, और अभी जो पाकिस्तान के अगर हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को भी देखा जाए, और अगर ये डेटा जो हमारे पास में मौजूद है वो करेक्ट है, तो पाकिस्तान की जो हाईएस्ट एवर डिफीट्स में से भी एक है, वो केन्या ने की थी 1978 के किंग्स कप में, जो सऊदी अरेबिया में हुआ था, और पाकिस्तान 8-0 हारा था। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि ये रिजल्ट अल्लाह ना करे कि दोबारा हो पाकिस्तान के साथ। पर केन्या को तो आप वैसे ही ईज़ी नहीं ले रहे थे, इस परफॉर्मेंस के बाद तो शायद आपको बिल्कुल ही डिफरेंट नज़र में देखना पड़ेगा। ईरान के खिलाफ उन लोगों ने फ्रेंडली खेला था मार्च में, और वो 2-1 हारे थे ईरान से, जो एक रेगुलर वर्ल्ड कप टीम है। तो सिर्फ यही मतलब रिजल्ट नहीं है, और इनके पिछले रिजल्ट जो हैं, जिसमें केन्या ने रवांडा को 2-1 हराया है, और उससे पहले इनके जो मैचेस हैं सारे वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन के, क्योंकि बीच में केन्या की भी फुटबॉल फेडरेशन बैन रही है पाकिस्तान की तरह। तो अगर सिर्फ आखिरी रिजल्ट ही देखें और ज़्यादा पीछे ना जाएं, तो अली भाई डर तो फिर लगता है थोड़ी सी सिचुएशन में, क्योंकि उनके पास प्लेयर्स की जो क्वालिटी है वो बहुत हाई, और उनका जो ओवरसीज टैलेंट है वो तो हमारे से भी बहुत आगे का है। तो अगर आपको शहजाद अनवर की जगह हो और आपने ही अपनी आज ये वाली बैकलाइन देखी हो, तो आप क्या करेंगे केन्या के खिलाफ अब? भाई आपको, यू विल हैव टू कीप इट सिंपल नाउ, कोई एक्स्ट्रा स्मार्ट चीज करने की जरूरत नहीं, आपने एक सिंपल एक फॉर्मेशन रखें, या एज अ 4-2-3-1 विथ टू होल्डिंग मिडफील्डर्स हो, ताकि कम से कम आप मिडफील्ड में थोड़ी बहुत किसी तरीके से आप कुछ ना कुछ उनके अटैक्स को ब्रेक डाउन कर सकें, जिसपे हसन बशीर कैन बी ए आधे लोन फॉरवर्ड टू होल्ड द बॉल, ओटिस खान को आप लेफ्ट पे रखें, हारून हामिद को आप सेंटर में रखें, राइट पे आप रखें अब्दुल समद अरशद को, या शायक दोस्त को, या आलमगीर गाजी को, मतलब इट्स इंटायरली अप टू यू। या आप, इफ यू वांट टू गो बेसिक, गो फॉर अ 4-4-2, मतलब जरूरी नहीं कि हमारे पास मतलब हसन बशीर होगा, फिर साथ में अगर ओटिस खान को थोड़ा सा फ्री रोल दें, कि वो मतलब इट बिकम्स अ 4-3-4-4-2-3-1 अगेन एज वेल, अगर हम्म। आप देखा जाए साथ साथ में, तो आपको बेसिक्स पे करना पड़ेगा, और ये डिपेंड करता है कि कौन प्लेयर आपके लिए अवेलेबल है। अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान का खेलना बहुत ज़रूरत है, अगर हमने वो ना आ सके, खुदा ना खास्ता, क्योंकि उनकी कमिटमेंट्स थी अपने क्लब के लिहाज से एटसेट्रा, आई डोंट हैव टू गो इनटू दैट इन डिटेल, केन्या ने हमें नहीं छोड़ना। वो सबसे मज़ेदार बात, केन्या ने अब तक टूर्नामेंट देर से ज्वाइन किया, क्योंकि उनकी जो एयरलाइन थी, हम्म। उनकी फ्लाइट डिले हो गई मॉरिशस आने की। तो जो वो उनका पीआई, पहला वो मैच था, मुझे लगता है पीआई पे आ रहे थे ना वो भी। बिल्कुल, उनकी उनकी जो पहला मैच था जिबूटी के खिलाफ, जो कि जिबूटी इज 193, हमसे 2 पॉइंट, 2 रैंकिंग प्लेसेस ही अबव हैं, वो जिबूटी को वॉक ओवर मिल गया, मैंने सुना है। तो जिबूटी को तो मुफ्त के रैंकिंग पॉइंट्स मिल गए, काश हम होते, हम्म। हमारा वो मैच मिस कर देते और हमें 3-0 का वॉक ओवर मिलता तो बहुत अच्छा होता, लेकिन चलो इट्स, अब इस बंदे पे क्या कहे। तो इस वक्त थोड़ा घबराना चाहिए, बट देखें, स्कोर लाइन पे काबू रखना बहुत जरूरत है, ठीक है। जो आज का जो मैच था मॉरिशस के खिलाफ, होम क्राउड सपोर्ट थी, प्लेयर्स में भी डिटर्मिनेशन थी, उन्होंने भी अपने 8 मुसलसल शिकस्त खाने के बाद उन्होंने किसी ना किसी तरह मैच, देखिए, हर टीम हर वक्त मैच नहीं हारती रहती, कभी ना कभी वो मैच जीतती जरूर है, ताकि कम से कम उस हारने की स्ट्रीक को वो तोड़ सकें। बदकिस्मती ये थी कि हम उस फतह के के हम रिसीविंग एंड पे आ गए। हम्म। तो अब ये है कि केन्या के खिलाफ अगर हमने अपनी इज्जत बचाई रखनी, बिकॉज हमने तो पहले भी कहा था ना, केन्या से तो हमने नहीं जीतना, जो मर्जी हो हम्म। जाए। तो अब यही है कि यू विल हैव टू प्ले लाइक अ लोअर डिवीजन टीम, कि आपने बस उनको स्पेस मत दें, मेक इट डिफिकल्ट फॉर देम, लेकिन उस तरह के टैक्टिक्स के लिए भी आपके प्लेयर्स को ऑन देयर टोज होना बहुत सख्त जरूरत है, और क्वालिटी लीडरशिप ऑन द पिच होनी बहुत जरूरी थी। तो हसन बशीर का खेलना लाजमी होगा, बिकॉज ताकि कम से कम ना, कोई भी अगर कोई बॉल केन्या के हाफ में आती है, एटलीस्ट सचिन कैन होल्ड द बॉल अ बिट मोर, ताकि कम से कम ओटिस खान को, या हारून हामिद को, या हम्म। समद अरशद को, या शायक दोस्त को, या आलमगीर गाजी को
या अली उजैर को कोई तो मौका मिले कि वो, या मोहम्मद वहीद को अगर आप खिलाते हैं एज ए सेकंड सेंटर फॉरवर्ड, उनको कम से कम मौका मिले कि वो दे कैन रन एट द डिफेंस, ताकि कम से कम ना थोड़ा प्रेशर आप रिलीव कर सकें। तो इट्स अप इन द एयर भाई। आप बताएं, आप होते शहजाद अनवर की जगह तो आप क्या उनको एडवाइस करते इस वक्त? मेरी तो यही एडवाइस होगी कि आप अपनी डिफेंस को ठीक करें और डिफेंस को इस तरह ठीक करें कि आप गोल्स को मिनिमाइज करें। करिए नहीं, गोल तो मारने हैं आपको। अब सवाल ये है कि आप कितना एक उनको होल्ड कर सकते हैं। ये आज की परफॉर्मेंस आप बिल्कुल भी रेप्लिकेट नहीं कर सकते जिसमें ईसा और अब्दुल्ला को यूज करना जरूरी है। आई थिंक 4 मैन या 5 मैन डिफेंस तो लाजमी है। उसमें अब्दुल्ला इकबाल को आप कहाँ खिलाते हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप लेफ्ट बैक भी उसको खिला सकते हैं, लेकिन क्या आप एक कंफर्म सेंटर बैक पेयरिंग तोड़ेंगे जस्ट बिकॉज आपने लेफ्ट बैक पोजीशन को कवर करना है? तो ये थोड़ा सा, अब वो ये ना कि आप एक कोच हैं तो यू कैन ओनली वर्क विद द प्लेयर्स यू हैव। तो आपको आसान जॉब भी नहीं है जिसमें वो इस वक्त खड़े हुए हैं। और मुश्किल होगा पाकिस्तान के केन्या के खिलाफ। और अभी जो डेटा भी मैंने भी देखा, केन्या के पास एक तो 8 ओवरसीज प्लेयर्स हैं अपने करंट स्क्वाड में। थोड़ा सा मैं अगर उन पे भी तबसरा करूं, एक उनके हम्म। प्लेयर है एरिक ओटियानो, लेफ्ट बैक है, जिनके 34 अपीयरेंसेस हैं केन्या के लिए। और उसके साथ साथ वो AIK के लिए खेलते हैं, ऑल वेस्कन स्वीडन में। लास्ट सीजन उनकी 9 अपीयरेंसेस थी। जोसेफ ओकोमू हैं जो उनके सेंटर बैक हैं। जैसा हमारे अगर ईसा सुलेमान है तो उनके पास जोसेफ हैं, 9 अपीयरेंसेस फॉर केन्या। रेसिंग गेंट के लिए खेलते हैं बेल्जियम प्रो लीग में। पिछले सीजन 28 गेम्स थी और एक गोल था। उनके एक और मिडफील्डर है टेडी अकुमू जो 41 अपीयरेंसेस रखते हैं केन्या के लिए, बड़े सीजन प्लेयर हैं। और उसके साथ साथ सगान टोसू के लिए खेलते हैं J League 1 में। और अब मैं जिस तरह नाम लेता जा रहा हूँ आपको अंदाजा तो हो रहा है हम कितने पानी में हैं। फिर उनके स्टार स्ट्राइकर माइकल ओलंगा, 41 अपीयरेंसेस फॉर केन्या, 22 गोल्स। हमारी तो मुश्किल से हसन बशीर के पास अपीयरेंसेस इतनी है जितनी उनके पास गोल है। लेकिन अभी आप अगला स्टैट सुनेंगे तो फिर आप वाकई परेशान होंगे। और आई थिंक इसके बाद तो पाकिस्तानी डिफेंडर्स को भी शायद थोड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा। अल दोहेल के लिए खेलते हैं कतर स्टार्स लीग में, 22 अपीयरेंसेस, 22 गोल लास्ट सीजन और 1 असिस्ट। अब आप अंदाजा लगा लें। और उसके साथ साथ उनके पास एक और स्ट्राइक पार्टनर है मसूद जूमा, 14 अपीयरेंसेस, 5 गोल केन्या के लिए। मोरक्को की बोटाला प्रो में खेल रहे थे, दिफा हुसैनी अल जदीदी के लिए। और फिर उनको सऊदी प्रो लीग क्लब अल फैसली पे भी लोन किया गया। तो ये तो मैंने 5 प्लेयर्स आई थिंक आइडेंटिफाई किए हैं जो बहुत टॉप क्वालिटी हैं, अपने अपने रिस्पेक्टिव डिविजन्स में हाईएस्ट लेवल पे खेल रहे हैं। एंड ऐसे प्लेयर्स, खास तौर पे माइकल ओलंगा को तो देख के आपको वाकई डर लगता देखिए, सबसे पहले तो आपने घबराना नहीं है, लेकिन ऐसे मौके पे घबराना घबराना लाजमी बनता है साथ साथ में। है। आ, इसमें कोई शक की बात नहीं है, टूर्नामेंट बेसिकली दोस्ताना मैचेस पे पर मुश्तमिल है। इट्स अ फ्रेंडली टूर्नामेंट। आपने जून फीफा विंडो के अंदर आपको मौका मिला 3 इंटरनेशनल मैचेस खेलने का, और वो भी आउटसाइड साउथ एशिया। मैंने गौर किया था कि जो हमारा मैच हुआ था नवंबर 2022 में नेपाल के खिलाफ और मार्च 2023 में मालदीव के खिलाफ, साउथ एशियन टीम्स अमूमन इतनी हाई एनर्जी या प्रेसिंग नहीं करते अपने ना हम्म। स्टाइल ऑफ प्ले के अंदर। अफ्रीकन टीम्स हाई एनर्जी, हाई प्रेस, रिलेंटलेस अटैक, एंड वेव आफ्टर वेव वो अटैक करना पसंद करते हैं, बिकॉज अफ्रीकन्स लाइक देयर फुटबॉल। तो आ, ये एक एक्सपीरियंस था, बिकॉज ये शो करता है कि अगर आपने इंटरनेशनल फुटबॉल में भी थोड़ी सी भी कोई इज्जत अपनी कमानी है ना, ऐसी टीमों को आपने, अगर आप हरा नहीं सकते तो कम से कम उनको आंखों में आंखें डाल के आप उनको घूरी मारें, ताकि वो हम्म। कि यार चल ठीक है, तुझे तुझे हमने हरा तो दिया, बट आई रिस्पेक्ट द गेम, यू नो हम्म। आई रिस्पेक्ट द गेम दैट यू डूइंग। तो आई वाज मेरी, देखें, हम भी कह रहे थे कि प्रिडिक्ट कर रहे थे थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट शायद। अब देखा, हाइंडसाइट इज 2020 ना, अगर हम हम्म। हमें मुस्तकबिल का पता होता तो हम माजी में जाके अपनी पिछली पॉडकास्ट में हम अपने व्यूज हम थोड़े चेंज करते। हालांकि हमने कहा था कि तवक्कुआत कम रखें, बट हम हम्म। सब चाह रहे थे कि पाकिस्तान आज जीते मॉरिशस के खिलाफ, बिकॉज रैंकिंग में इतना कोई फर्क नहीं है। लेकिन वही बात है ना, वर्ल्ड फुटबॉल में रैंकिंग्स कैन बी वेरी डिसीविंग, खास तौर पे अगर आप अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं कि ऐसी टीम के साथ जो कि डिफरेंट कॉन्टिनेंट से हो। बिल्कुल। तो आ, घबराना पड़ेगा। और ऐसे मौके पे मैं समझता हूँ कि भाई गुड लक टू द टीम। मैं, मेरी बस दुआ है कि अब्दुल्ला इकबाल और ईसा सुलेमान अवेलेबल हो उस मैच के लिए, और हसन बशीर को स्टार्ट किया जाए। फिर कम से कम आपके पास ना एक आप
समझें एक डिफेंस में बंदा, एक डिफेंसिव मिडफील्ड में और एक स्ट्राइक में होता है, तो उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी जाएगी। दिस विल नॉट बी एन ईजी गेम। वो तो हमें पहले से पता था, लेकिन आज के रिजल्ट के बाद तो अब और भी हमें यकीन हो गया कि दिस विल नॉट बी एन ईजी गेम। तो वही बात है ना, सब्र रखें तमाम अफराद से। कहते हैं ना, इन अल्लाह मा साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ। तो उम्मीद है कि ये भी वो भी ना 90 मिनट किसी तरह गुजर जाएंगे साथ साथ में। इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी, इट्स गोइंग टू बी अ वेरी वेरी डिफिकल्ट एंड वेरी चैलेंजिंग गेम, बट ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट गेम, बिकॉज हमारा कभी ऐसी टीमों के साथ मुकाबला पहले हुआ नहीं, कई सालों से, कई दिहाइयों से नहीं हुआ। और ये एक तजर्बा हासिल करना जरूरी बना, ताकि आप भी दिखा सकें कि भाई आप जिस मर्जी अपने मनपसंद प्लेयर को खिलाते, ऐसी टीमों के सामने उनका भी ऐसा नहीं तो कम से कम, इससे बुरा नहीं तो कम से कम ऐसा ही हाल होता। तो टैक्टिक्स, सिलेक्शंस और मैन मैनेजमेंट में, बिकॉज जब इन गेम के अंदर ये मैं हमेशा लोगों ने भी इसका जिक्र किया, क्रिटिसिज्म तनकीद का निशाना बनाया कि भाई जब मैच के अंदर अगर आपका टैक्टिक काम नहीं कर रहा, तो जब भी कोई गैप मिलता है ना, जैसे कोई थ्रो इन हो गई या कोई सेट पी सिचुएशन हुई या कोई प्लेयर गिर गया बिल्कुल जैसे टाइम होता था, आपको फिर उसी वक्त ना अपने प्ले सुधारना पड़ता है कि बेटा जरा इसको चेंज करो, तुम आगे जाओ, फलाने को पीछे लाओ, तुम थोड़े वाइड जाओ, तुम थोड़े सेंटर में आओ, तुम जरा इस तरह के रन्स करो वगैरह वगैरह। शायद शहजाद साहब ने किया हो, शायद साहब ने कुछ बताया हुआ हो, बट मुझे यूं लग रहा है कि ऐसे मैचेस के अंदर जब रोमानिया केन्या के खिलाफ होता है, आपको बहुत प्रोएक्टिव करना पड़ता है कि आपको मुसलसल अपने प्लेस पे नजर रखें फ्रॉम द टच लाइन, और उनको मुसलसल आप गाइडेंस और उनको ऑर्डर्स करते हैं कि यार ये करो, ये करो, ये ना करो, वो ना करो। ये जरूरी होता है। और फिर ऑन द पिच जो आपके लीडर्स हैं, यूसुफ बटन गोल हो गए, तो यूसुफ अपनी तरफ से बड़ी कोशिश करते हैं ना, क्योंकि जितने भी आप पाकिस्तानी डिफेंडर से आपसे बात करें, आप मुझसे भी ज्यादा उनसे वाकिफ हैं, कहते हैं यूसुफ बहुत बोलता है यार, यूसुफ हमेशा चीखता रहता है डिफेंडर्स पे। और ये एक अच्छी गोलकीपर की निशानी है कि गोलकीपर ही अपनी डिफेंस को ऑर्गेनाइज करता है। वो गोलकीपर कहते हैं यार आगे जाओ, पुश अप, पुश बैक, यार फलां को चेक करो, फलां को चेक करो। ये गोलकीपर की जिम्मेदारियों में नामशुमार होता है। अगर आप खामोश मुजाहिद किस्म के गोलकीपर हैं, तो यू आर नॉट रियली डूइंग योर जॉब देन। और अब तो गोलकीपर का रोल ऐसा चेंज हुआ है कि यू हैव टू बी इन टच विद व्हाट द मॉडर्न फुटबॉल इज ऑल अबाउट। तो यू नो मेरी दुआ टीम के साथ है, और उम्मीद है कि किसी तरीके से इज्जत अपनी वो बरकरार रखें। और जिस तरह पाकिस्तान की विमेंस टीम ने किसी तरीके से थ्रू जस्ट शेयर डिफेंडिंग इन नंबर्स फिलीपींस के खिलाफ सिर्फ 4-0 हारे थे। वो जो हमारा ओलंपिक क्वालिफायर का जो ताजिकिस्तान में मैच हुआ था, वो जो हम सिर्फ 4-0 हारे थे, एक ऐसी टीम के खिलाफ अगर हम थोड़ा खुला डुल्ला खेलते, जिसपे कुछ लोगों ने तबसरा भी किया कि हमने थोड़ा चैलेंज क्यों नहीं किया, हम 8-0 भी हार सकते थे उनसे। फिर अब क्या करते उसके बारे में, हम सिर्फ 4-0 हारे उस टीम के खिलाफ, फिलीपींस की वुमेन्स टीम जो कि अभी वुमेन्स वर्ल्ड कप में खेलने जा रही है। तो लेट्स सी, मतलब मेरी दुआ टीम के साथ है, और कम से कम इज्जत वो रखें, और स्टिक टू द प्लान। एंड अपनी भी आप कमजोरियों को, इट्स अ गुड थिंग टू अंडरस्टैंड योर वीकनेसेस, बट आल्सो इट्स एन इम्पोर्टेंट थिंग कि आप अपनी कमजोरियों पे काम भी स्टार्ट करें। तो आई मीन मूविंग फॉरवर्ड, ये एक महीना बड़ा क्रूशल होगा, बिकॉज इन 2 मैचेस के बाद जो बाकी रहेंगे, फिर आपकी होगी सैफ चैंपियनशिप। उसमें आपकी टीम कैसे परफॉर्म करेगी इस तजुर्बे के बाद? आई होप टू डू वेल। और फिर महीने के एंड पे, जून के एंड पे, शायद अगर विल्फर्स पाकिस्तान डू नॉट मेक आउट ऑफ द ग्रुप स्टेज, क्योंकि इंडिया और कुवैत और नेपाल में उस ग्रुप के अंदर, तो मुश्किल ही होगा कि अगर हम कोई मुआवजे के तहत इंडिया को बंगलुरु में हरा दें और कुवैत से साथ हम ड्रॉ कर दें, फिर हम आखिर में नेपाल को किसी तरह हरा दें, तो शायद इम्कान अच्छा होगा हमारे अगले राउंड में जाने के लिए। बट अगर वो नहीं होता जून के एंड में, फिर आप क्या करेंगे? क्या शहजाद अनवर स्टिक अराउंड? विल ही बी मेड टू टेक केयर ऑफ द अंडर 23 टीम? और आप एक सीनियर लेवल की टीम को आप कोई और कोच लेके आए, क्या कोचिंग स्टाफ में चेंजेस होंगी? इट डिपेंड्स, राइट? बिल्कुल, आई थिंक बहुत सारे सवालिया निशान इस मैच के बाद सामने आए हैं, कौमी टीम पे भी, प्लेयर्स पे भी। बट रियलिटी अली भाई, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि आप 19-20 का सिलेक्शन पे आपका डिफरेंस हो सकता है, बट इससे ज्यादा बेहतर लाइनअप एक आधा प्लेयर और ऐड करने के अलावा जो शायद आप इंक्लूड कर लेते, तो बहुत मुश्किल था कि पाकिस्तान इससे बेहतर लाइनअप एज ऑफ टुडे
कहीं से ला सके, क्योंकि डोमेस्टिकली भी हमारे पास नहीं है ऐसे में। तो एक हमारी आज भी तबसरा हुआ कि सद्दाम हुसैन को शायद इंक्लूड कर लेना चाहिए, तो और हम शुरू से उसके हक में कि सद्दाम को मौका मिलना चाहिए था, कंसिडरिंग कि डिफेंसिव मिडफील्डर या मिडफील्ड रोल में खेल सकते हैं, बॉक्स टू बॉक्स। लेकिन उसको निकाल के डोमेस्टिकली भी देखा जाए, ओवरसीज में जो अवेलेबल थे इसके लिए, और वो सारे हैं, इससे बेहतर टीम तो पाकिस्तान एट दिस मोमेंट इन टाइम नहीं प्रोड्यूस कर सकता। अग्रीड, मैं इस बात से 100% मुतफिक हूँ कि सद्दाम को, तो अगर वो थोड़ा अपने आप को एक्टिव रखता, जो अभी नेशनल चैलेंज कप का फर्स्ट फेज हुआ हुआ था, या किसी एज ए गेस्ट के तौर पे खेलता, ठीक है, उसका जो डिपार्टमेंट है स्वीस सदर्न गैस कंपनी, उन्होंने अपनी फुटबॉल टीम को ख़त्म कर दिया, अब शायद वो फिर से रिवाइव करें, बट नाउ इट्स प्रॉब्ली टू लेट फॉर फॉर देम। तो अगर वो किसी तरह अपने आप को कंपेरेटिव फुटबॉल में एज ए गेस्ट प्लेयर के तौर पे किसी टीम के लिए खेलते, नेशनल चैलेंज कप में या नेशनल गेम जो भी हुई थी क्वेटा के अंदर, अगर उसमें वहाँ एक्टिव रखते किसी तरीके से एज ए गेस्ट प्लेयर के तौर पे, तो अच्छा होता। ताकि कम से कम ना कि आप कारकर्दगी बेसिस पे आप एक केस बिल्ड कर सकते हैं कि यार इसको लेके आओ। जिस तरह बहुत सारे लोगों ने कहा था, पुलिस के जो डिफेंडर हैं, जो कैप्टन है, जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता था नेशनल गेम्स के फाइनल में, और फिजाल अनवर साहब की अपनी ही पीएएफ टीम को पुलिस ने किसी तरीके से 3-0 से हराया था। कुर्बान अली हजारा पे भी लोगों ने बात की थी। तो लेकिन मेरा फिर भी वही जाता है सवाल कि चलें, सद्दाम को तो समझ आ गया, सद्दाम ने तो इंटरनेशनल लेवल खेला हुआ है, यूथ लेवल पे भी खेला हुआ है, सीनियर लेवल पे भी खेला हुआ है, तो कम से कम उनके पास वो एक बैकग्राउंड नॉलेज है। अगर आप किसी क्या कहते हैं ना, एक और डेब्यूटेंट को ला रहे हो, तो आपकी टीम तो वहीं की नहीं रही ना। तो अगर आप चेंजेस करते भी स्क्वाड में, और अगर आप थोड़े से, वही बात है, 19-20 का फर्क होता कि मे बी द 3-0 वुड हैव बीन अ 2-0, बट स्टिल लॉस्ट, यू नो। बट बिल्कुल। 3-0 वुड हैव बीन अ 2-0, बट 2-0 का मतलब कह सकते कि यार चलो कोई बात नहीं, 3-0 यार यार दैट्स अ बिट ऑफ अ पंच टू द नोज नाउ, इजंट इट? तो चलें, अब एटलीस्ट कुछ ना कुछ तो हमारे पास बात करने को है, तो गुड लक टू एवरीवन। बिल्कुल। क्योंकि कम से कम थोड़ा सा कमर पे पत्थर बांधना पड़ेगा अगले मैच के अंदर, और हमारी फैंस को समझ आ गई कि भाई कुछ ना कुछ टीम में बहुत सख्त इंप्रूवमेंट्स की जरूरत है, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ टैक्टिकल, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ रिक्रूटमेंट। बिल्कुल। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, आप बताएं। बिल्कुल, बस इसको इख्तिताम की तरफ अगर मैं लेके जाऊँ और उसमें कंक्लूड करूँ, तो यही कहा जा सकता है कि देखें, एक तो शुरुआत है, दिस इज़ नॉट द एंड। मतलब ये पहला मैच था, और टू बी फेयर टू द टीम, नई फॉर्मेशन, पहली दफ़ा मेजॉरिटी टीम साथ खेल रही है, तो प्रॉब्लम्स तो होनी थी, वो बस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ गई डिफेंस में। और आई थिंक वो जब एक दफ़ा कैस्केड होना शुरू होती है डिफेंस, तो बस फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है उस पोजीशन से रिकवर करना। कुछ इंडिविजुअल ग्लिम्पसेस नज़र आए पोटेंशियल के, कुछ टैक्टिक्स को चेंज करने की ज़रूरत है। आई थिंक उम्मीद नहीं हारनी चाहिए, और थोड़ा वही एक्सपेक्टेशन को अपनी रियलिस्टिक रखना चाहिए। केन्या के खिलाफ भी बस किसी तरह हम मैच को रिस्पेक्टेबल रख लें अपने लिए, तो अच्छा हो जाएगा। और उसके बाद देखते हैं, डीएबूटी जो है वो आखिरी मैच होगा, और वो मॉरिशस से भी लोअर रैंक टीम है, तो हो सकता है उनके खिलाफ रिजल्ट निकले। बट ये महीने के बाद आई थिंक इन 6 मैचेस का पाकिस्तान को फायदा ही होगा। आज मॉरिशस के मैच का भी पाकिस्तान को फायदा ही होगा। कभी कभी हम ये भूल जाते हैं, और अगेन हम उस डिस्कशन में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो एक बहुत लंबा मामला है, स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स और वो सारा कुछ। जब आप इंटरनेशनल फुटबॉल नहीं खेलते और उसके बाद जब आप रीबिल्ड कर रहे होते हैं, तो ऐसे मौके आते हैं। और टीम एक ट्रांजिशन फेज में है, टीम डेवलप हो रही है, तो आई थिंक टीम के साथ रहना, टीम को सपोर्ट करना सारे फैंस के लिए बहुत ज़रूरी है। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगले मैच में केन्या में ज़रा परफॉर्मेंस वाइज थोड़ा सा हमें बेहतरी नज़र आएगी। और जब तक डीएबूटी की बारी आएगी, शायद हम एक थोड़े से रिदम में सेटल हो जाएं, और जब तक सैफ चैंपियनशिप में जाएंगे हम अच्छी परफॉर्मेंस दे सकें। अ, जिस तरह हमने भी, हाँ बिल्कुल, जिस तरह हमने भी कुछ देर पहले डिस्कस किया था कि मॉरिशस ने भी आठ आठ लगातार मैच हारने के बाद आज उनको फतह नसीब हुई, और पाकिस्तान वाज द रिसीविंग एंड ऑफ इट। पाकिस्तान ने भी अपने की भी आज 7वीं कंसेक्यूटिव शिकस्त थी। हम्म। तो एक ना एक दिन तो इस स्ट्रीक ने खत्म होना है, एक ना एक दिन हमने भी मैच जीतना है, जल्दी हो जाए तो बहुत अच्छा होगा। हम्म। केन्या के खिलाफ तो तकरीबन नामुमकिन ही समझे, बिकॉज द गल्फ इन क्लास बिटवीन द टू टीम्स काइंड ऑफ मेक्स इट ऑब्वियस हु इज गोइंग टू विन दैट मैच। हम्म। तो अब ये है कि जिबूती के खिलाफ हम कैसा खेलते हैं, या ये जिबूती किस तरह मॉरिशस के खिलाफ परफॉर्म करती है, उस पर नजर रखना आई थिंक जरूरी बनेगा। लेकिन कम से कम अगर हम एक जीत निकल के यहाँ से निकले ना, तो कम से कम हमारे प्लेयर्स पे एक कॉन्फिडेंस बूस्ट आया। कम से कम देखो क्या, कम से कम मैच तो जीता ना, कि वो जो हमने मैच हारते आए, कम से कम जीता, कम से कम ना एक साय ऑफ रिलीफ, एक जो बोझ है बिल्कुल। उनके कंधों पे, वो हट जाएगा।
फिर सैफ चैंपियनशिप में जाएंगे तो जाहिर सी बात है उसका अपना चैलेंज है, आपका मुकाबला आपसे हायर रैंक टीम से होगा। इंडिया की बहुत अच्छी फुटबॉल टीम है, दे हैव एम्बिशंस, दे विल प्लेइंग इन द एशियन कप, एएफसी एशियन कप्स वेरी सून। उनके एम्बिशंस हैं कि वो वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स में आगे जाएं। और फिर कुवैत भी है जो अपनी क्वालिटी के बावजूद उनकी रैंकिंग 143 है, क्योंकि उनके यहाँ भी फीफा बैन्स का, हम्म। सियासी मुदाखलत का और हुकूमती मुदाखलत का एक मुसल्ला था, जिसकी वजह से कुवैत काफी अरसा बैन रही। तो उस वजह से लैक ऑफ मैच खेलने की वजह से उनकी रैंकिंग फिर घटती गई घटती गई घटती नीचे आती गई नीचे, इट प्लमेटेड। तो दे आर मच बेटर कंपेयर टू द रैंकिंग्स दैट दे हैव राइट नाउ। तो सैफ कप के अंदर अगेन जो रिजल्ट आ जाए हमें एक्सेप्टेबल है। मेरी तो दुआ थी किस तरह 4 जुलाई को हम्म। पाकिस्तान फाइनल पहुंचे चला जाए। मैं तो पूरा रहा था कि मैं डेबू बस पकड़ूं मुल्तान से, मैं सीधा पीएफएफ हाउस पहुंच जाऊं और उन टीम का इस्तकबाल हो, ताकि हम भी थोड़ा बहुत ना खुशी हम्म। महसूस करें। तो नहीं होता, कोई बात नहीं। 20 साल से पाकिस्तानी फुटबॉल को मैं फॉलो करता आ रहा हूँ, 10-12 साल से आप फॉलो करते आ रहे हैं, 14 साल से बल्कि आप फॉलो करते आ रहे हैं। तो मायूसी तो इसका एक पार्ट एंड पार्सल है पाकिस्तानी फुटबॉल को फॉलो करते हुए। तो कोई बात नहीं, दिल ना टूटा। ऑन टू द नेक्स्ट असाइनमेंट देन। बिल्कुल, कम से कम हम फुटबॉल और फुटबॉल टीम की बात ही कर रहे हैं जो हमने पिछले 8 साल देखे हैं, तो आई थिंक हमारे लिए, ये मेरे और आपके लिए तो अच्छा ही है कि कम से कम डिस्कशन फुटबॉल की ही हो रही है। तो उम्मीद की जा सकती है कि पाकिस्तान अगले मैच में केन्या के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। मॉरिशस के खिलाफ हम नहीं चले, जो हमें एक्सेप्ट भी करना चाहिए जब गलत होता है, ये चीज़ें नहीं चलती, तो केन्या के खिलाफ हम बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ आज रहने के लिए। फुटबॉलिस्तान की एपिसोड्स आती रहेंगी, साथ-साथ पाकिस्तान में 4 नेशंस कप खेल रहा है, जिसमें अगला मैच हमारा होगा केन्या के खिलाफ 14 तारीख को, जो वेडनेसडे है। और उसके बाद हम आखिरी मैच जिबूटी के साथ खेलेंगे और उसका सैफ चैंपियनशिप शुरू हो जाएगी। हमारा सिलसिला ये प्रीव्यूज़ और डिस्कशन का चलता रहेगा, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद।